नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गृह मंत्रालय की माथे की लकीरें और भी गहरी होती जा रही है जब से केंद्र बिंदु, आतंकवाद का केंद्र बिंदु, सरहद के उस पार बैठे आकाओं ने यहां पर भाड़े के टट्टू को कहा है कि आप केंद्र बिंदु को चेंज कीजिए और बदल करके जम्मू प्रोविंस कर दिया गया है। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार कठुआ में आतंकी वारदातें हो रही है। पिछली रात को भी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये एक चिंता का विषय इसलिए भी है कि हम काफ़ी लंबे समय से ये छाती ठोक के कहते रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस अब आतंकवाद मुक्त हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी भी ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जिस जिले में आतंकी अपने होने का नहीं दिखा रहे, एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं। लगातार आतंकी कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि आतंकवादियों ने आतंकवाद का केंद्र बिंदु शिफ्ट कर दिया और जम्मू प्रोविंस में कर दिया है। शायद यही एक कारण हो सकता है कि गृह मंत्री 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। अभी ये दौरा संभावित है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दौरे पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है या फिर ये जो आतंकवादी आए हैं ये कहाँ से आए हैं, लोकल सपोर्ट इनको क्यों बढ़ी है, ये भी एक चिंता का विषय है। और हमारा नेटवर्क है, जो सुरक्षा एजेंसीज का नेटवर्क है, वो कमज़ोर क्यों है, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क मजबूत कैसे हुआ है, आतंकवादियों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं, कौन हितैषी आतंक, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सीधे हम आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, वहाँ पर ऋषि खजूरे हमारे सहयोगी वहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर उसके बाद अपने पैनलिस्ट से भी मिला लेते हैं। अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ स्टूडियो में। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभिजीत जी आपका स्वागत है। जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। रवि अरोड़ा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा, आपका भी स्वागत है। शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से। डॉक्टर साहब, आपकी सरकार, दिल्ली वाली सरकार, लगातार हाउस के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, ये टाल क्लेम करती है कि आतंकवाद का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरा है। और ये भी कहा जाता है, बार बार फिगर जो रेडी रटाई फिगर्स है वो आपकी ये है कि G20 का सफल आयोजन, 2 करोड़ 11 लाख रुपए, 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक का आना, आपका ये कहना पत्थरबाजी 0 हो चुकी है, आपका ये कहना अलगाववादियों के शटर बंद हो चुके हैं, बाजार खुलते हैं, इंस्टीट्यूशन खुलता है, उसके बावजूद भी ज़मीनी हकीकत, आपका खुद होम जिला है कठुआ, वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। देखें, मैं 2-4 चीज़ों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है चीज़, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से पाकिस्तान और ISI ने जो अपनी मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज किया है और कश्मीर से शिफ्ट करके अब जो कठुआ की तरफ उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू यहाँ पर भेजना शुरू किए हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम तो है। मैं अगर कहूँ, इससे बिल्कुल अपने आप को कहूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद मूलतः कठुआ से आता हूँ और ये जहाँ पर भी एनकाउंटर चल रहे हैं ये मेरे ही गाँव के आगे पीछे सटे हुए इलाके हैं सारे के सारे। कल परसों भी जो वहाँ पर जाना और लोगों से जहाँ पर मिलना हुआ, उनके अंदर भी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये उभर कर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग क्योंकि बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो इनके पास कोई हथियार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन लैंडिंग से या कोई ना कोई इनके OGWs, जो इनके यहाँ पर काली भेड़ें जो सिस्टम के अंदर घुसी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इनको रास्ता भी दिखाते हैं और उनकी सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो दौर, जिस दौर के अंदर यहाँ पर पूरे के पूरे टेररिज्म ही फैला हुआ था हर तरफ और जम्मू को अछूता नहीं था, क्या हमें चपनारी के इंसिडेंट्स याद नहीं है? क्या हमें द्रबशाला में पूरी की पूरी बारात जब गोलियों से भून दी जाती थी, क्या हमें बाकी के इंसिडेंट्स याद नहीं है? वो कुछ हुआ करता था यहाँ पर। और उस समय की सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो कंप्रोमाइजिंग नेचर की थी और जो हालत किया करती थी वो आपके सामने। आज इनको जवाब दिया जाता है, घर पे घुसकर जवाब दिया जाता है, उड़ी और बालाकोट में जवाब दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो एक आधा इंसिडेंट्स भी हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अपनी J&K पुलिस को, जो इन ट्रेंड टेररिस्टों के साथ लोहा लेकर बड़े अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और मेरा वीर जवान जब शहीद होता है तो केवल एक बात उसके मन में होती है कि हे मातृभूमि, मेरे पास केवल एक प्राण थे, अगर और प्राण होते तो बार बार तेरे ओर से निछावर कर देता। शायद यही कारण है कि हम लोग यहां पर सुरक्षित है। लेकिन कुछ काली भेड़ें सिस्टम में है, भले वो किसी भी साइड से हो, लेकिन वो काली भेड़ें सिस्टम में कर रही हैं। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इनका इलाज कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेटेस्ट इंसिडेंट्स में अभी भी कुछ टेररिस्ट हैं जो आज ढेर कर दिए गए हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को इस राजनीति से उठकर इस समय इस नापाक मुल्क के खिलाफ खड़े होकर बताना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान एक है, हम सबके सब एक हैं। अगर ये नापाक मुल्क हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो हम कोई भी अच्छी राजनीति ना कर एक दूसरे का साथ देंगे। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन बीएन झा से जानना चाहूंगा कि ये क्या वजह हो सकती है इपिक सेंटर को या फिर केंद्र बिंदु को जम्मू प्रोविंस में शिफ्ट करना। वो लगभग आतंकवाद मुक्त माना जाता था जम्मू प्रोविंस। झा साहब जहां भी सुरक्षा, जी जी बोलिए। ये देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है। जहां भी आप टेररिस्ट के ऊपर में या घुसपैठिए के ऊपर में या जो स्नीक इन करते हैं उसके ऊपर में ज्यादा आप सख्ती बरतेंगे, वो दूसरा एक आसान रास्ता वो खोजने की कोशिश करेंगे। और यही चीज हमने कश्मीर में अक्सर देखा है। मैं तो कश्मीर में जो जो पीक पीरियड था टेररिज्म का, मैं उन दिनों में वहां पे रह चुका हूँ, श्रीनगर में था, तो हमने वो चीजें काफी क्लोज क्वार्टर से देखी हुई हैं। अब आज के दिन में जो है ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दिन में टेररिज्म काफी कम हुई है, गतिविधियां काफी कम हुई हैं। और जितने पनाहगार पहले होते थे, चाहे वो लोकल थे, चाहे वो कहीं और से आते थे, टेररिस्ट जो थे चाहे वो लोकल थे या सीमा पार से आते थे, उनकी संख्या भी कम हुई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। देखिए, हम उन दिनों भी हमें कहा जाता था कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये अपना काम करके चले जाएंगे। जब कोई बड़ी कार्रवाई होती थी तो फिर यही कहा जाता था कि एक नैरेटिव बन गया था कि ये अब खत्म होने के कगार पे है, जैसे बुझने से पहले दिया जो है वो तेज हो जाती है। ये सब हम नैरेटिव बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन वहां पे हमें नहीं रुकना है। देखिए, आज के दिन में हमें और सरकार को ये चीज मानना पड़ेगा कि कश्मीर में भले ही जो टेररिज्म है वो कम हो गया है, लेकिन जम्मू डिवीजन और उसके जो सारे हैं कठुआ, डोडा, पूंछ, ये सारे जो एरिया है यहाँ पे काफी हुई हैं। और 2024 में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। इसमें तो आप गिनती करते जाइए, आपको लगभग अब 1.5-2 दर्जन केसेस हो गए हैं, और जिसमें कि आर्मी के पर्सनल के भी उसमें जान गई हैं। और खास करके ये कठुआ तो बिल्कुल ऐसा एरिया बन गया है जहाँ पे कि लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ उनको छुपाया जाता है। विनोद जी, एक चीज जरूर है, मैं भी अभी जो पिछले प्रवक्ता थे, मैं भी उनकी बात में ये चीज कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को और सेना, पैरामिलिट्री, सबों को सलाम कि उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इन टेररिस्ट को चेज करते हैं। लेकिन वहीं पे भी जो उन्होंने कहा था कि ब्लैक शिप्स हैं, इनके पनाहगार वहां पे हैं, चाहे आप उनको ओवरग्राउंड वर्कर कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, जम्मू कश्मीर में कुछ और कह लीजिए, कहीं और कह लीजिए, ये चीज आप मान के चलिए कि कोई अगर इस्लामी क्रिमिनल है, चाहे वो टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो, उसको पनाह देने वाले भी वहां पे मिल जाते हैं। आप याद कीजिए, आज से 5 साल पहले की बात, दिल्ली में जब कोरोना के जो प्रतिबंध थे उसको तोड़ने वाला एक मौलाना साद हुआ करता था। जी बिल्कुल। मौलाना साद के ऊपर में जो उसका अरेस्ट वारंट निकला, मौलाना साद को कोई ढूंढ नहीं पाया अगले 4 साल तक। जी, ये हम जानते हैं। अभी पिछले साल जब यूपी में मुख्तार अंसारी के वाइफ का जो पता जो खोज रहे थे, उसको लोग ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि इनकी जो तंत्र है, इनका जो तंत्र वहां पे है वो ऐसा है कि वो उनको वहां पे शील्ड करने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ ये 2 केस नहीं है, आप n नंबर ऑफ केस ले लीजिए। जहां भी कोई एक इस्लामिक क्रिमिनल है, उसको मुस्लिम बाहुल एरिया में छुपाने के लिए एक तंत्र है जो काम करता है। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। ये उन दिनों में भी था और ये आज के दिनों भी है। आज के दिन में मैं एज ए सर्विस पर्सन, मैं चूंकि एयरफोर्स में 36 साल रह चुका हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि आज के दिन में जो मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, ये गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। ये जो जिहाद चल रहा है, इसको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जितने भी अभी वहां पे लोकल उनको सहायता मिलती है, लोकल उनको सपोर्ट मिलता है, उसको भी कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक इसको आप निर्मूल नहीं कीजिएगा तब तक ये नहीं जाएगा। विनोद जी, चलिए जगदीप जी, इनका भी कहना है और अभिजीत जी का भी कहना है, कहीं ना कहीं आतंकी वारदातों में कमी जरूर आई है। जगदीप जी मानेंगे नहीं? विनोद जी आपका आभार, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद।
देखिए, ये नितांत संवेदनशील और नितांत ज्वलंत मुद्दा है। तो सर्वप्रथम उन तमाम शहीदों को मेरा शत शत नमन, उनके परिजनों के प्रति गहरी और मार्मिक संवेदनाएं। मैं आज अपनी इस चर्चा को 3 हिस्सों में रखना चाहता हूं, क्योंकि एक मुश्त इसको डिस्कस करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से, देखिए यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई सरकार हो, किसी सियासी तंजीम की हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में इस तरीके की घटनाएं। बिल्कुल। तो बतौर एक सशक्त विपक्ष होने के नाते मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं कि डॉक्टर साहब उन पर गौर फरमाएंगे, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात कहाँ दिक्कत है मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप भी जानते हैं, कुछ एक लाइव इनकाउंटर्स में आप भी साथ थे। आपको याद होगा जब राजबाग में पुलिस थाने पर अटैक हुआ था, वी वर क्वाइट देयर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं अभी तक लबोलबाब निकाल पाया हूं और जो आंकड़े मेरे पास थे, भारत जो है 86.6 बिलियन खर्च करता है अपने रक्षा तंत्र में। अब उसमें से 700 मिलियन केवल हमने खर्च किया है पिछले कुछ सालों में अपने एयर डिफेंस। और एयर डिफेंस में क्या, या राफेल या F-35, जिसे एलन मस्क जो है वो जंग बता चुका है। अब बारी आती है कि ग्रास रूट लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल को 1.3 बिलियन का इनका ये जो बजट है, और अगर पूरे आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी बजट को देखें तो वो 6.4 बिलियन है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारे पास ना तो वैसे हथियार है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, XM25 इसका स्मार्ट ग्रेनेड बैरल लॉन्चर है जो बड़ा हल्का है, जिसे आप माइक्रोचिप एम्यूनिशन के साथ, अब ये जो शहादतें हुई हैं क्यों हुई हैं जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जब ट्रेंचेस में रॉक्स के पीछे आतंकवादी छिपते हैं तो हमारे पास वैसे वेल इक्विप्ड जो है वो वेपन्स नहीं है। कंपेरेटिवली वो M4 कार्बाइन लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारे पास वैसे माइक्रोचिप एम्यूनिशन नहीं है जो वहां पर भी आतंकवादियों को जो है वो निस्ते नाबूद कर सके। तो हमें समझना होगा कि जब तक हमारे वेपन जो ग्राउंड पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस, वो उम्दा किस्म के नहीं होंगे। इसी तरीके से हमें अपने बेशकीमती जानों को शहादत के तौर पर गंवाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। ये सरकार को तय करना है कि जब आप गृह मंत्रालय की तरफ से बजट जारी करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी प्राथमिकताएं और आपकी चुनौतियां जो हैं वो आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ की है। तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि आप सीधी गोली मारते हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं, कहना बड़ा आसान है जैसे ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक आपके जवान वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, तब तक इस तरीके की परिस्थितियां बनती रहेंगी। जी रवि अरोड़ा जी के पास आने से पहले एक मिनट में सीधा मैं वहां पे इनकाउंटर स्थल पे ले चलता हूं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आई एम ऑडिबल? मुझे सुन पा रहे हैं आप? ऋषि, आई एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? क्या संपर्क कट गया है ऋषि से? जी, संपर्क कट गया है। रवि अरोड़ा जी से जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। रवि जी, क्या आपको लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव हुआ था उसका ये असर है कि जम्मू प्रोविंस पे आतंकवाद को शिफ्ट किया गया है, एपिक सेंटर को शिफ्ट किया गया है, केंद्र बिंदु को शिफ्ट किया गया है? जी रवि जी। जी विनोद जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आतंकवाद कश्मीर से हटकर अब उनका टारगेट पूरी तरह से जम्मू में आ चुका है। यह बात समझनी होगी कि जब राष्ट्रपति शासन लगा था, आपको याद होगा, उसके बाद मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे और सच में वहां पे आतंकवाद पे कंट्रोल हो गया था। लेकिन जब से नई सरकार बनी है उसके बाद कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि आखिर अब पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं एक रणनीति को चेंज किया गया है। और यह रणनीति आखिर चेंज क्यों की गई है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को लेकर लगातार हालात बदल रहे हैं, वहां पर आजादी की मांग उठ रही है, उससे पूरी दुनिया का के निशाने पर, टारगेट पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान आ चुका है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के अंदर हालात खराब करके अपनी मौजूदगी दर्ज करा के इन आतंकियों को जो है शिफ्ट किया गया है, ताकि वो जम्मू रीजन के अंदर, क्योंकि यह बात समझनी होगी कि हम जो जम्मू कश्मीर की सरकारें हैं, जो वहां की रीजनल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। और ऐसे में कश्मीर को टारगेट ना करके जम्मू को टारगेट करना के पीछे भी एक बड़ी रणनीति दिखाई देती है। शायद ये इनपुट भारत सरकार के पास भी है और इसीलिए अमित शाह वहां पे दौरा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है अब भी कुछ बड़ा होने वाला है और इसको लेकर पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनकी इस दौरे के बाद कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को यह लगता है कि कहीं ना कहीं जो वहां पे उनके ये आतंकवादियों के वहां उनके आका बैठा रखे हैं अपने मुल्क में, उसने उनको कहीं ना कहीं यह मैसेज है कि भारत के अंदर अगर हालात खराब होंगे तभी वो अपने जो जिस प्रकार से पाकिस्तान का बंटवारा होने के कगार पर आ चुका है, इससे पूरी दुनिया से नजरों से वो हट सकता है। पर यह बता दूं मैं आपको कि जो भी चाहे टारगेट किलिंग कहें, चाहे हमले कहें, मैं समझता हूं उससे लड़ने में हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है और लगभग सभी हमलों में हमारी सेना ने उनको मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि आखिर उन्होंने जम्मू आने का मन ही क्यों बनाया, आखिर आतंकियों ने पूरा टारगेट क्यों चेंज किया, कश्मीर को साइड लाइन करके कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ क्यों चेंज कर रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है और इसके इनपुट्स लगातार भारत सरकार को मिल भी रहे हैं। तो ऐसे में एक जबकि मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमें हथियारों की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या भारत की सेना कहीं भी लड़ने में सक्षम नहीं है। उनके पास हर तरह के इक्विपमेंट है और हर तरह के हथियार हैं और इस बार की कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी एक चीज की है कि जो स्लीपर सेल जो शांत कर दिए गए थे राष्ट्रपति शासन के दौरान, अब वो कहीं ना कहीं उठने लगे हैं, अब वो दोबारा से। और ये लोग देखिए जिस प्रकार से अलगाववादियों को, जिस प्रकार से चरमपंथियों को भारत सरकार ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और आज दोबारा से कहीं ना कहीं वो सब पकाहट वो जो उनके बीच की जो वो उठने लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालात खराब करने की साजिश है। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी के दौरे के बाद इसके लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और शायद यही पाकिस्तान भी जानता है और आने वाले टाइम में कुछ यह देखने को मिलेगा, हो सकता है जब हमारी अगली डिबेट हो इसी मुद्दे पर हो। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अभिजीत के पास जाने से पहले अभिजीत जी, मैं सीधा ऋषि जी के पास जाऊंगा, वो इनकाउंटर स्थल पर है। ऋषि, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी विनोद जी, बिल्कुल। ऋषि, 6 लोगों को पकड़ा गया था जिन पर संदेह है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वाकई में ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जिन पर संदेह है कि वो आतंकवादियों की मदद कर सकते हैं। आतंकी इस जगह तक पहुंचे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कुछ ना कुछ लोगों का स्पोर्ट तो उनको है ही है। देखिए, बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो वो अपनी कार्रवाई को निरंतर लगातार आगे बढ़ा रही है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये एनकाउंटर का आज 10वां दिन है, हीरानगर के सन्याल इलाके से लेकर राजबाग, जुठाना, सफैन इलाके से लेकर अब बिलावर का ये पंचतीर्थी इलाका, यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ तक के जो हालात है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को जरूर मिली है, जिसके बाद ये आतंकी जो वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी का ये क्लियर कट कहना है कि इसमें हमारा इरादा साफ है, मकसद साफ है कि हमने अब जो है वो जो आतंकी तंजीमें हैं उनका भांडाफोड़ करना है, उनको जो है वो जो है उनको सबक सिखाना है। इसको लेकर निरंतर लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई है वो देखने को मिली है। लेकिन अब सवाल ये है, ये जो बिलावर का इलाका है यहाँ पर इस समय मौजूद है, यहाँ पर पंचतीर्थी इलाका जो कि जुठाना जो कठुआ का जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी हिस्सा है, वहां से नीचे की तरफ अगर आए तो ये बिलावर को टच करता इलाका है और ये पर्टिकुलर बिलावर का इलाका है जहां आज एनकाउंटर सुबह कल रात से चल रहा है। इसमें अभी तक अपडेट्स ये हैं कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर है, डीआईजी, आईजी तमाम इस समय मौके पर है और पूरी स्थिति का जायजा जो है वो क्लोजली जो वो ले रहे हैं, खुद इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टफ टेरेन है, काफी इस समय जो चुनौतियां हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूर बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले फायरिंग जरूर हुई है, जो फायरिंग
कल रात से ही लगातार जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर वो फायरिंग हुई थी, उसके बाद से फायरिंग बंद थी, लेकिन अब कुछ देर पहले फायरिंग दोबारा से शुरू हुई है। तो यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। जो 3 आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है, लेकिन उससे पहले सवाल वही आपका आता है, क्या आपको लगता है ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को आप लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, क्या ये वो इन्फिल्ट्रेशन रूट है यहाँ से कठुआ बिलावर से होते हुए सांबा, फिर कठुआ, फिर बिलावर से होते हुए ये किश्तवाड़ में जाया करते थे? कहीं ना कहीं दूर हुई है, और जो आतंकी है वो यहाँ से ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं आपके, जो पुराने पेई नाला हो गया या तरना नाला हो गया, या इस समय का जो पर्टिकुलर एक पॉइंट बन गया उच्च दरिया, यहाँ से ये जो है बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करके ये आगे नालों से होते हुए ऊपर बिलावर मछेड़ी की तरफ जाते हैं। लोहाई मिलार का जो इलाका है वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद ये जो पूरा एंड है, ये टेल एंड है, और ये इलाके जुड़ते हैं डोडा भद्रवा से। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए सेफ पैसेज हो जाता है, यहाँ ये पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अब जो आप देख रहे हैं कि हालात पिछले दिनों से जम्मू संभाग के कठुआ जिले के जो बने हुए हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी हुए हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज का एक बड़ा जमावड़ा भी हमें देखने को मिल रहा है। निरंतर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज अलग अलग एरियाज में इस समय कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही है, लगातार बड़े पैमाने पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। कोशिश ये है कि ये भी आतंकी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जो है रास्ते में ही इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ऋषि जी आप बने रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी से जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप ये कहते रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है, राष्ट्रभक्ति की भावना आई है, लेकिन हमने जो देखा है वो ये है कि जम्मू प्रोविंस में भी कुछ ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और ये जो उदाहरण है ये मैं आपको दे सकता हूँ, ढांगरी का उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि वहाँ पर लोकल सपोर्ट टेररिस्ट को मिली है। देखिए मनोज जी, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोकल सपोर्ट की करें तो चंद काली भेड़ें हर एक जगह पर पाई जाएंगी, ये होती ही होती हैं, और इन काली भेड़ों के कारण ही बाकी लोग सफ़र करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी अपने कठुआ के लोगों को ये अपील किया था कि ज़रा इन सब का ध्यान रखें, और कोई ऐसा भी होता तो उसके बारे में पुलिस को बताया जाए और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये सिस्टम के अंदर ये फ्लॉ तो रहता ही है कि कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं। और रही बात देशभक्ति की, यहाँ तक बात है, देशभक्ति का जज्बा सबके अंदर कूट कूट के भरा था, और ये नहीं है उसे उजागर हमने ज़रूर किया, ये हम ज़रूर मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का दिल जो है वो हमारे देश के लिए धड़कता है। चंद दिल हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, और चंद पार्टियां भी ऐसी हैं जिनके प्रवक्ता वहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हैं जो वकालत करते हैं। चंद पार्टियां ऐसी भी हैं कि जिनके साथ इलियाना उमर के साथ फोटो खिंचवाना अपना गौरवशील समझते हैं। नाम क्यों नहीं ले लेते कांग्रेस का? चंद पार्टियां चलें, वो आप ही को पता होगा। तो मैं जो बताना चाहता हूँ, बात यह आती है कि जब आप कटाक्ष करते हैं कि हमारी कहाँ पर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर 2014 के बाद अगर आप देखें जो इक्विपमेंट्स जो कुछ है, और सबसे बड़ी बात है मैक्सिमम अब मेड इन इंडिया बन रहा है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ इनके पास आ रही है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पीछे अगर किसी चीज़ों में हटे हुए हैं। वो ज़माना चला गया कि कोई स्कॉर्पियन डील थी तो उसके अंदर कहाँ फ्रांस के अंदर मलाई परोसी जाती थी, या वो फोर्स के अंदर क्या किया जाता था। यहाँ वो भी हमें ज़माना याद है कि जब नया 2014 में सरकार का पदभार संभाला गया था तो हमारी आर्मी के पास, हमारे लोगों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक की कमी थी। लेकिन खैर हमारे ये शूरवीर जवान अपनी छातियों को ही बुलेट प्रूफ समझकर मातृभूमि के लिए गोलियों के आगे रख दिया करते थे और कभी इसकी परवाह नहीं करते थे। मेरा ये मानना है इस चीज़ों के अंदर कि कहीं ना कहीं जो चीज़ के सिस्टम के अंदर फ्लॉ है। अब आप देखिए कौन कौन कंप्रोमाइज्ड है, ये तो मेरे को लगता है जांच का विषय भी है, और लोगों को जानना भी चाहिए इसके अंदर कि उस दिन यहां पर एनकाउंटर चल रहा था। मैं सियासत तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसी दिन आप देखिए कांग्रेस के नेता जो है वो उस दिन स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे, और सभी के सब उस दिन नागिन डांस कर रहे थे। उस दिन वहां पर वो हमारे वीर जवान अपनी जानों के ऊपर खेलकर हमारी जान बचा रहे थे। तो आप सोचिए कि आपकी क्या मंशा क्या है। मुझे तो याद आ गया वो वाला इंसिडेंस कश्मीर का, कि जब एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ा करती थी और कुछ पत्थरबाज पीछे से पत्थर मारा करते थे, जो और उनको खासकर सिक्योरिटी फोर्सेज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आजकल कई लोगों के उनके लिए उनके मनों में बड़ा कईयों के लिए रहम और वो आ रहा है उनके मन के अंदर। हमें याद है, खुद सोचिए एक वीर जवान लड़ रहा है, उसके पीछे अगर उसे पत्थर मारे जा रहे हैं और अपने ही लोग मार रहे हैं तो क्या सिचुएशन रही होगी। क्या वो सिचुएशन आज है? 0% पत्थरबाजी करके दिखाए जरा कोई कैसे करेगा, आंख उठा के दिखाए मेरे सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ। लेकिन दुख की बात यह है कि एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ती हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस वाले नागिन डांस कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं जी हमें स्टेटहुड चाहिए। तो यहां से कम संजीदा होना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस से जवाब लेना चाहिए, कांग्रेस से ही जवाब लेना चाहिए। उसके बाद हम ग्रुप कैप्टन BN झा से बात करेंगे। जगदीप जी, बड़े कटाक्ष, एक तरफ आतंकी हमला हो रहा था
स्टेटहुड याद आ गई कांग्रेस को। ये अभिजीत, डॉक्टर अभिजीत का आरोप है कि कितने गंभीर और संगीन है ये सियासी जमातें जो भी पक्ष में बैठी हुई हैं। विनोद जी, मैं बड़े व्यथित मन से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप डेलिब्रेटली जी तमाम मूर्खताओं की हदें लांग जाएंगे, जी, बिल्कुल। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। बिल्कुल। पहली तो बात, ये तरीका बात करने का इनका, ये बताता है कि ये किस मयार के आदमी। नागिन डांस क्या होता है? अरे भाई कई साहब, दिन पहले नागिन डांस ये होता है ना कि देश के वीर जवान लड़ रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर स्टेटहुड का डिमांड करते हो, नागिन डांस नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम लोग? बताओ जरा क्या कर रहे थे? अरे क्या जब किसी को पकड़ा जाता है तब आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है? जब कोई पकड़ते हैं तब आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है? कौन सी बातें करते हो तुम? हमें तो हम उनको संभाले या तुम्हें संभाले? टेररिस्टों को संभाले या आप लोगों की सियासत देखें? यहाँ पर कौन बात करते हैं? यहाँ पर तो आप लोग बातें करते हो गलत। He is such a person who doesn't know how to be in a debate. I know very well. Don't teach me all these things. I know very well. I know about you also. Don't let me talk on that channel. If I'll start exposing, you will come into problem. If I'll start exposing, you will come into problem. चलिए, don't derail debate. बात कही, don't. आप किस तरफ हो? मैं जी आपकी तरफ हूँ। कहा ये कौन सा आपकी तरफ है? वो वाला हिसाब है आप जी, लोगों का। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं आपको। चलिए जगदीप जी लोड टैग छोड़ से ब्रेक के बाद, जगदीप जी लोड टैग छोड़ से ब्रेक के बाद बने रहिए, जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। जगदीप जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि अभिजीत जी ने बहुत कटाक्ष किए थे कांग्रेस पर। जी जगदीप जी। विनोद जी ने कटाक्ष नहीं कहते, इन्हें मैं उस जहरीली बयार जो आप इनके घृणित मानसिक स्तर में जो बची हुई है ना, ये उसका नतीजा है। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। पहली तो बात, इन्होंने कहा काली भेड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में दीपक सोलंके सूरत से, उसके बाद हरप्रीत, गुरबाई, आगे नाम लेता जा रहा हूं, कुलदीप सिंह, जालंधर से राम कुमार, अमृतसर से रवि कुमार, ऐसी एक लंबी लिस्ट है। ये कौन है काली भेड़े? रेडियो पे जहां पर धर्म के नाम पर अगर आप बीच में बोलेंगे, भाई साहब मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अब जरा सुन लीजिए। तो पहली तो बात, ये धर्म के नाम पर, ये काली भेड़ों के नाम पर जो आप बताते हैं, आप जगदीप जी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं भी कहना चाहता हूं, आतंकवादियों आप धर्म का नाम मत लिया करा करो। आप धर्म का नाम आपने पिछले दिनों ही हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर जो कटाक्ष किया ना पिछले चैनल के ऊपर, मुझे शर्म आती है सच्ची में। जयचंद और ज से जगदीप में कोई फर्क नहीं था। आपने जो उसकी कटाक्ष हिंदुओं के ऊपर किया था मुझे अच्छी तरह से याद है। तो धर्म की नाम मत लो, आज बात मुद्दा उसके ऊपर हो। धर्म के ऊपर आओगे तो मैं अभी आपको आईना दिखा दूंगा कि आपके खड़गे साहब क्या बोलते हैं और बाकी लोग क्या बोलते हैं। जगदीप जी आप धर्म के ऊपर बात करें। और आज आप आतंकवाद, चलिए अभिजीत जी धर्म का नाम, अभिजीत जी चलिए अभिजीत जी, चलिए जगदीप कौन सा धर्म मुझे बताओ ना, कौन सा धर्म? आपका खड़गे साहब का कौन सा धर्म है बता दो। कौन सा खड़ग है? आप कहते हो कि कुंभ के अंदर जो नहाना है, आप क्यों नहाते हो उसके अंदर? आपका क्या कहना है? राम काल्पनिक थे, धर्म की बात क्यों करते हो आप? धर्म को क्यों बीच में ला रहे हो? बताओ जरा। उस दिन आपने धर्म हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर क्या बोला था? आपने उस दिन हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर क्या बोला था? थोड़ी शर्म करो। सच्ची में ज से जगदीप और ज से जयचंद को गलत नहीं है। चलिए जगदीप जी बोलिए, आप नहीं बोलेंगे। अभिजीत जी आप नहीं बोलेंगे। जगदीप जी कानून कीजिए। जी जगदीप जी बोलिए। बताता है ये किस मयार के आदमी है जी। अब फिर से बता भाई साहब, जयचंदों का क्या म्यार होता है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जयचंदों का क्या म्यार रहा और जयचंदों के कारण हिंदुस्तान कितने हजारों साल तक पहले मुगलों का और फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो जयचंदों का म्यार हमें नहीं चाहिए। हमारा म्यार भारत माता जानती है और भारत माता के सभी सपूत जानते हैं। हमें कपूतों से कुछ लेना देना नहीं। चलिए, जयचंद थे तुम्हारे पुरखे जिन्होंने तिरंगे को 52 सालों तक अपनाया नहीं। चलिए और पुरखे थे, समझ में आया? जी
चलिए जा साहब बात करूं जो करने के लिए अरे जा साहब, जब ओवरग्राउंड वर्कर का जून जुलाई की नेटवर्क छुट्टियां मजबूत लॉर्ड हो जाता माउंटबेटन के साथ है, काटने उसका वाली क्या पार्टी, कारण रहता है? न्यूशन थ्योरी बनाने क्या- वाली पार्टी जा साहब, लॉर्ड माउंटबेटन के क्या साथ कारण वहां पर रहता जून है? जुलाई की बिल्कुल, छुट्टियां बिल्कुल, काट रहे थे। बताइए। आपको हम जानते हैं ये अच्छी तरह से, जयचंद आपके बता नेहरू रहा जी है, को भी तो जानते हैं, जयचंद तो मेरे को है मत नाम लो, मैं जयचंद बार बार वो जयचंद थे बोल रहा हूं तो वो आपको जिन्होंने बुरा जो लगेगा। जो- कौन से जो पद पे आपने क्या वास्तविकता किया है, एकदम अच्छी जी, तरह से जो ठीक है। बताइए। वास्तविकता को अरे हमें छोड़ो। आज भी जो एक्सेप्ट करना होम मिनिस्ट्री पड़ेगा। ने बिठाया है ना, जी, उसको वास्तविकता कश्मीर की ये है कि जब शहाबुद्दीन शेख की 19 मामले में, जनवरी वो भी नहीं 1990 मालूम। को सब कुछ शुरू हुआ था, जी, मेरी पोस्टिंग अगले महीने ही आई थी। जी, एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर जहाँ पे है, आप जानते होंगे, वहाँ पे आसपास सारे जो लोकल्स हैं, वहाँ पे जो मस्जिदें हैं, वहाँ से जो आवाजें आती थी हमने वो सुनी हुई है। हमें ये भी शर्मिंदगी होती थी कि क्या हम इसी भारत में भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। हमारे ही कुछ ऐसे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो अपने फैमिलीज को लेके वहां से भाग गए थे, आके एयरफोर्स स्टेशन में रहे थे, जहाँ पे कि रहने की उन दिनों में फैमिलीज के रहने की का प्रबंध नहीं था। अब तो हमने वो चीज देखी है, लेकिन वो पास्ट की बात है। वो जब वो लाउड स्पीकर से उन मस्जिदों से आवाज आती थी तो वो रिकॉर्डेड आवाज नहीं थी, उसमें उसके जो मुल्ले या इमाम थे वो भी इन्वॉल्व थे, वहां के लोग। उस चीज को छोड़ दीजिए, वहां से आज के दिन में जो चरमपंथियों को एक सपोर्ट सर्विसेज जो मिलती थी बहुत कम हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन में सरकार, अभी जो हमारे कांग्रेस के जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वहां के जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री, इनको आपको ऐसा वेपन देना पड़ेगा जो कि टेररिस्ट के पास जो वेपन है उससे एक स्टेप आगे है, उससे एक नॉच आगे हो। तो ये चीजें वो चीज नहीं थी। हमने देखा हुआ है कि हमारे जो लोग थे वो 303 एसएलआर या जी। फिर इंसास लेके वहां पे चलते थे। ठीक है, ये वेपन्स क्लोज क्वार्टर के लिए ठीक है, लेकिन आज के दिन में जो मिलिट्री को बहुत सारे जो वेपन्स अभी आए हुए हैं जो कि लॉन्ग रेंज में 600 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर से भी फायर कर सकते हैं, उसको देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए क्या है, हम जानते हैं कि सीमा के दूसरी तरफ जो लॉन्च पैड्स हैं वहां पे आज के दिन में टेररिस्ट जो हैं वो भरे पड़े हैं। जब हमें उनका पता है, उनका हमें जो जो कोऑर्डिनेट्स है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पता है, हमारे पास में आज के दिन में ऐसे आर्टिलरी हैं जो पिन पॉइंटेड अटैक कर सकते हैं। हम उन टेररिस्ट को वहीं पे न्यूट्रलाइज क्यों नहीं करते? सरकार से मेरी ये एक जो प्रार्थना बहुत दिनों से चली आ रही है कि हम वेट क्यों करते हैं हमारी तरफ में आए, तब हम उसके पीछे पड़ेंगे, उसमें से कुछ छूट जाएंगे जो अपना वारदात करके चले जाएंगे। और इसमें भी दो राय नहीं है, खास करके ये जो कठुआ और जम्मू का जो रीजन है, यहाँ पे बड़ी लंबी स्ट्रेच है। जब वो एलओसी पार करके जब आते हैं तो बहुत लंबी स्ट्रेच है, उसको शरण देने के लिए वहां के लोग हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कि जो लोकल जो कौम है वो उनके साथ में हैं। ये इक्का दुक्का नहीं है, ये आप जान के चलिए, ये एक या दो लोग नहीं हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अगर देखा उनको तो रिपोर्ट भी करते हैं पुलिस को या पैरामिलिट्री को, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अगर ऐसी रिपोर्ट किसी ने दी है तो उसको छुपाने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए अपने ही घर में रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब चीजें आप साथ लेके चलिए। तो सरकार से मेरी आज के दिन में ये विनती है, खास करके अमित शाह जी से, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को देखते हैं, कि जब आज के दिन में टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त है, जब आज के दिन में रात में हम इंफ्रारेड रेडिएशन को पिकअप करने के लिए ड्रोन चला सकते हैं, तो वो पूरा जंगल का जो एरिया है उसमें आप रात में हो सकता है कि 10 या 12 या 15 ड्रोन की सॉर्टी कर लीजिए इंफ्रारेड वाली, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि ये टेररिस्ट कहाँ छुपे हुए हैं, अगर वो वहां छुपे हुए हैं। अगर वो किसी के घर में है तो फिर उसके लिए आपको फिर जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको गियर अप करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि आप लोकल इंटेलिजेंस गियर अप कीजिए। कम से कम जम्मू, डोडा, ये पूंछ एरिया जो है, यहाँ पे विलेज डिफेंस काउंसिल की जो शुरुआत हुई है, जहाँ पे क्या विलेजर्स को आप आर्म कर रहे हैं, जिनको आपने बंदूक तो दी है लेकिन ये बंदूक पुराने जमाने के हैं, जब तक ये उसमें लोड करेंगे तब तक वो टेररिस्ट जो है वो AK-47 से इनको मार के चले जाएंगे। और इनके पास में इंटेलिजेंस है कि किस गांव में कौन कौन जो है वो किस धर्म का है, कौन रेडिकल है कौन रेडिकल नहीं है, किसको न्यूट्रलाइज करना है, इनको सब पता है, सब इंटेलिजेंस को मिल जाती है। तो ये चीज मान के चलिए कि ये सिंपल टेररिज्म नहीं है,
ये ऐसी टेररिज्म है जहां पे कि लोकल सपोर्ट बेस है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे यहाँ पे रवि जी हो, से, वो भी रवि है। अरोड़ा और जी। उतना ही नहीं, जी इनके रवि जी, चाहे आप वो एलईटी ले जी, लीजिए जी। चाहे और कोई ले जी, लीजिए, इसके भी राजनीतिज्ञों के ट्रेन लोकल बयानबाज, लोग यहाँ के हैं। राजनीतिज्ञों की बयानबाजी कितना उकसाती है उन लोगों को जो आतंकवादियों के मददगार बनते हैं। और आप देखिए इस संगीन मुद्दे पर जिस तरीके से डिबेट में सियासत हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी विनोद जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे देश के जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को वजीर आजम बनाने का सपना दिखाता है, और इसी कारण वो ऐसी बयानबाजियां करते हैं जिसका नेटवर्क कहीं ना कहीं सीधा पाकिस्तान से होता है। और जी बिल्कुल, मैं समझता हूं उसी वजह से ऐसी बयानबाजियां होती हैं जिससे वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को उकसाया जाता है, और कुछ लोगों को पैसे के दम पर, कुछ लोगों को इमोशनली जोड़कर, मुझे लगता है ये पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। और अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो हमें सबसे पहले इस नेटवर्क को तोड़ना होगा, क्योंकि इमोशनली या पैसे के दम पर जैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको भी इस पूरे जो स्लीपर सेल बनाए गए हैं, जब तक सरकार उनको तोड़ने में कामयाब नहीं होती तब तक हम जड़ से आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, सरकार, विपक्ष और जितनी भी पार्टियां हैं, सबके अंदर बॉन्डिंग जब तक नहीं होगी, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हमें आतंकवाद सच में खत्म करना है, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। और जब सरकार और विपक्ष दोनों प्रण ले लेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या वहां की विपक्षी पार्टियां, जब तक एकजुट नहीं होंगी आतंकवाद के मुद्दे पर, तब तक आतंकवाद को खत्म करना इतना आसान नहीं है। जहां तक डिबेट की बात आपने पूछी विनोद जी, मैं समझता हूं कि हमें मुद्दों से भटकना नहीं है। हमें यह सोचना है कि जम्मू कश्मीर जो सबसे ज्यादा पर्यटन इसके द्वारा पैसा देने वाली स्टेट है, जो सब धरती का स्वर्ग है, आज वहां के युवाओं को किस प्रकार से बरगलाने में पाकिस्तान कामयाब होता दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको, उस स्वर्ग को, जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा सरकार को पास आना चाहिए, आज वहां की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को एक बहुत मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस पे बात करनी चाहिए, और इसके अंदर पार्टी, चाहे कोई भी सरकार हो चाहे कोई विपक्षी पार्टियां हो, सबको अंदर बाउंडिंग होनी बहुत जरूरी है। हमें इस मुद्दे के लिए जब तक हम नहीं सोचेंगे, इन बातों को लेकर बात नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है आतंकवाद की चर्चाएं इसी प्रकार होती रहेंगी, लेकिन इस पर रोक लगाना सक्षम नहीं हो पाएगा। दो चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगी रवि अरोड़ा साहब की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ क्योंकि ख्वाजा आसिफ किसी और को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, बन गया कोई और, समझ गया, अब वो उसका बदला इस हिसाब से ले रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उनको क्या करना है। लेकिन मैं अपने ग्रुप कैप्टन झा साहब को भी मैं एक बात उनके संज्ञान उनको बताना चाहता हूँ एक बात के बारे में। वो ये है कि देखिए थोड़ा डिफरेंस है, आप चीज़ों को थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा, झा साहब आप काफ़ी पुराने रहे होंगे आर्मी के अंदर भी, अप्रोच बदल गई है। वो जो अप्रोच थी कि हमारी अगर फौजी जवानों का कोई शीश भी काट कर चला जाता था, तो आपको भी याद होगा, आप ही के एक पायलट थे बेचारे, महीना कहीं पर बैठे रहे और उन्होंने अटैक करने के लिए परमिशन मांगी, उनको बेचारों को 1 महीने बाद वापस घर आना पड़ा। वो आपको भी याद होगा क्योंकि आप खुद एयरफोर्स में रहेंगे तो आपको वो बात याद होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जगदीप जी को शायद बता देंगे कि क्या सत्य था और क्या नहीं था। अब दूसरी बात ये आती है कि इनके समय पर एक होम मिनिस्टर भी थे जिनका नाम सुशील कुमार शिंदे जी, पिछले दिनों बेचारे सत्य बोल गए एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक हॉल के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पर जनाब, उन्होंने जो वर्ड यूज किया, अभी मैं करूंगा तो जगदीप जी फिर सभ्यता के पाठ के ऊपर आते कि मेरी, अब समझ गए जगदीप जी क्या होती थी उनकी और क्या कहा जाता था। उन्होंने ये वर्ड यूज किया था कि जब मैं कश्मीर जाता था तो मेरी डैश डैश डैश, आप समझ जाइए। वो सुशील कुमार शिंदे इन्हीं के गृह मंत्री थे। एक हमारे गृह मंत्री है जिनकी वजह से पाकिस्तान की वो होती है जो सुशील कुमार शिंदे जी की होती थी। तो फर्क हो गया दोनों के अंदर, ये चीज तो है ही है। अब वो गृह मंत्री है जिसके कारण आप देख लीजिए कहां कहां पर अभी जो है कुछ टेररिस्ट सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग सेपरेटिज्म छोड़ गए, और 2026 की उन्होंने लाइन भी दी है कि 2026 में भारत से टेररिज्म खत्म कर दिया जाएगा। अब मुझे पता है कुछ लोगों को जिनका वजीर आजम नहीं बना, उनको यह बात जरूर किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन चीजें बदल रही हैं, परिस्थिति बदल रही है। मैं अभी भी कहूंगा कि देश किसी और निकल चुका है, आप उसी ओर चलें, देश का साथ दें। मैंने स्टार्ट करने से पहले डिबेट से कहा था कि आज राजनीति ना करें इसके बात के ऊपर। अगर आप भी साथ खड़े होकर इस नापाक मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, अगर आपके वो सलमान खुर्शीद और जगदीश टाइटलर जैसे लोग जो हैं वो वहां पर जाके नहीं माथा टेकेंगे और पाकिस्तान की असेंबली को नहीं कहेंगे हमें बीजेपी से बचा लो, तो ये अपना एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। स्थिति बदल चुकी है, टेररिज्म
टेररिज्म है, ये नापाक मुल्क है, ये बिकमंगा मुल्क है जो एफएटीएफ के सैंक्शन के बाद कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है, जहां पर ट्रेनें तक किडनैप हो जाती हैं। ऐसे मुल्क के साथ मत खड़े हुए, अपने देश के साथ खड़े हो। अब जी समय का अभाव है। जगदीप जी, मैं भी क्षमा चाहूंगा। रवि अरोड़ा जी, ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी, आप सबका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।